अच्छा, बेसिकली अब ये है कि द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड गाइस के जो कि ग्राफ्स है ना, वो बहुत इजी होते हैं, ठीक है, लेकिन अब वो बहुत इंटेग्रल पार्ट है तुम्हारे एसएटी का। एसएटी का जो ग्राफ्स हैं वो बहुत एसएटी के इंटेग्रल पार्ट्स हैं। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स को थोड़े से ग्राफ के और क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो वो हमें थोड़े से बता देना, हम तुम्हें थोड़े से और क्वेश्चन शेयर कर देंगे, ठीक है। जो वैसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर किसी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल भी चाहिए होगा तो इसका मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि ग्राफ्स तुम लोगों ने एग्जैक्टली कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं। अच्छा, जो कि ग्राफ्स तुम्हारे मेजरली आते हैं ना, क्यों ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि तुम्हारे राइटिंग में भी पूछे जाते हैं, दैट इज ग्रामर में पूछे जाते हैं तुमसे, तुमसे ये अब रीडिंग में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। और तुमसे क्वांट मैथ्स में तो पूछे जाते ही जाते हैं। रीडिंग में ये कहाँ पूछे जाते हैं तुमसे, ये फिक्शन में नहीं आते और ये हिस्ट्री के पैसेजेस में नहीं आते, जो तुम लोगों ने अभी तक 2 पैसेजेस कर लिए होंगे, ठीक है। तो फिर ये कहाँ पे आते हैं, रीडिंग में कहाँ पे आते हैं? रीडिंग में बेसिकली ये आते हैं नेचुरल साइंसेस के पैसेज में और सोशल साइंसेस के पैसेज में ग्राफ तुमसे पूछे जाते हैं। अच्छा, राइटिंग में बेसिकली किस तरीके से आते हैं, सबसे जो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाते हैं ना, ये मैथ्स में थोड़े से ट्रिकी होते हैं। रीडिंग में इनफैक्ट देखेंगे कि जब सोशल साइंसेस में और नेचुरल साइंसेस में किस तरीके से ऑपरेट करते हैं इसके क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जब हम लोग वहां पे पहुंचेंगे। राइटिंग में ये काफी इजी होते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इन सब में जो तुम्हारे से स्किल पूछी जा रही होती है, जिस स्किल पे तुम लोग टेस्ट किए जा रहे होते हो, वो ये होती है कि तुम ग्राफ को रीड कर सकते हो कि नहीं कर सकते। जो राइटिंग के ग्राफ नॉर्मली आते हैं ना तुम्हारे, अच्छा, जो मैथ्स में तुम्हारे पास वैरायटी काफी ज्यादा होती है, ठीक है। कि तुम्हारे पास टेबल्स हैं वो पूछे जा सकते हैं तुमसे, या फिर तुमसे जो कि बार ग्राफ होता है वो पूछा जा सकता है, जो इस तरह का आता है, या फिर इस तरह का भी होता है बार ग्राफ, ठीक है। या फिर तुमसे पाई चार्ट पूछा जा सकता है, ये पाई चार्ट होता है जहाँ पे जो पूरा सर्कल होता है वो 100% को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये जिस तरह ये हो सकता है कि ये वाला जो पोर्शन है ये तुम्हारा 40% को रिप्रेजेंट करो, तो इस तरह की बेसिकली चीजें आती है, तुम्हारे पास डेटा यहाँ पे गिवन होता है। अच्छा, इसका रीजन बेसिकली है क्या कि एसएटी का एम्फोसिस अब ग्राफ की तरफ काफी ज्यादा होता जा रहा है। फिर तुम लोग जब एसएटी के बाद आके आते हो जीआरई जीमैट में, तो वहां पे भी ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसका रीजन ये है कि जो ग्राफ्स है ना, वो हर चीज जो है तुम बहुत ही वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना। जो कहते हैं ना, पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, तो इस तरह की तकरीबन तुम्हारे पास सिचुएशन होती है। तुम डेटा का एनालिसिस जो है वो बहुत ज्यादा डेटा का एनालिसिस बहुत जल्दी कर सकते हो, ठीक है। तो जो ग्राफ होते हैं वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है इन पिक्टोरियल फॉर्म। ये भी बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हो सकता है, कोई फैक्ट्स गिवन हो, जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स गिवन होगी, 50% जो था वो सही देख बनता है, उसका 50% जो है वो रेंट पे चला जाता है, कार रेंट पे उसकी इनकम का, ये सारी चीजें ना तुम्हारे पास स्टेटमेंट में भी दिखी जा सकती हैं। लेकिन जो बेस्ट वे होते हैं स्टैट्स को रिप्रेजेंट करने के, वो तुम्हारा ग्राफ्स होता है, ठीक है। उसको तुम बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो ग्राफ को। तो ग्राफ में तुम लोग डेटा को बहुत, और यही तुम्हारी जो स्किल है वो टेस्ट होती है यहाँ पे। अगर इनफैक्ट तुम लोग जाते हो ना, इसका एक नाम होता है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स का किसी को पता है? बेसिकली एनालिटिक्स तुमने देखा होगा, अगर किसी किसी का फेसबुक का कोई चैनल है तो वहां पे भी एनालिटिक्स आ जाते हैं आपके, कि आपके कितने लोगों ने ये वीडियो देखी, कितने लोगों ने शेयर की, सारा जो है आपको ग्राफ की फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है। वो बहुत इजी टू डिसाइफर होता है डेटा, ठीक है। आगे तुम लोग आओगे तो तुम लोगों का किसी का यकीनन किसी ने जाना होगा इंजीनियरिंग में, किसी ने इंजीनियरिंग के बाद एमबीए करना होगा, किसी ने बेसिकली हो सकता है कोई डेटा साइंसेज में भी जाए, ठीक है, या फिर डेटा एनालिटिक्स में जाए, बिजनेस इंटेलिजेंस में जाए। ये सारी फील्ड जो है ये बहुत ज़्यादा रिलाई करती है तुम्हारा डेटा और ग्राफ्स के ऊपर, बहुत ज़्यादा रिलाई करती है, और इनफैक्ट ये भी बहुत अच्छी फील्ड्स हैं। ये काफ़ी हाई पेइंग फील्ड्स होती हैं। तो बेसिकली जो इनके साथ तुम लोगों ने अभी एससीटी में नहीं, तो फिर तुम लोगों ने आगे जीआरई जीमैट में, अगर उस वक्त नहीं, तो फिर तुम लोग जब जॉब करोगे तुम लोगों ने कंफर्टेबल होना ही होना होता है इन्फोग्राफिक्स के साथ, या फिर जो तुम्हारे ग्राफ्स होते हैं उनके साथ। तो तुम इससे ये इस तरह की चीज़ें, इसके तुम इसका हो सकता है तुमने पहले कभी ना की हो, ये होते बहुत ईजी है, क्योंकि आपने पहले कभी शायद ना कभी की हो किसी ने, तो उसकी वजह से ना एक हो सकता है कि थोड़ा सा ट्रिकी लगे किसी को, लेकिन ये होता बहुत इजी है। दूसरा कि ये अब तुम लोग इसे याद नहीं छुड़ा सकते, इसको जितना जल्दी कर दो उतना ही अच्छी बात होती है, और ये होता बहुत इजी है। अच्छा, बेसिकली स्किमिंग ग्राफ्स करने किस तरीके से होते हैं कि सबसे पहले तुम्हारे पास जो अगर ग्राफ आ जाता है, तुमने सबसे पहले देखना होता है कि उसकी शेप है किस तरह की।
वो उसका ना उसका पहले तुमने जनरल एनालिसिस करना हो कि इस ग्राफ का टॉपिक क्या है, ये किस तरह के डेटा को शो कर रहा है, यहाँ पे जो तुम्हारा डेटा है वो कौन सा है, यहाँ पे जो तुम्हारा डेटा है वो कौन सा, तुमने एक जनरल आइडिया डेफिनेटली देना होता है, एक जनरल आइडिया है क्या, ठीक है, ये तुमने देना ही देना होता है कि जनरल आइडिया है क्या। वरना ये आंखें बंद करके तुम ग्राफ्स को सॉल्व नहीं कर सकते, ये तुमने जनरल आइडिया लेना ही देना होता है। जिस तरह देखो कि ग्रामर में क्या होता है कि सब्जेक्ट आ गया और तुम्हारा वर्ब आ गया, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी तुम्हारा सिंगुलर। कभी कभी तुम लोग देखोगे अपने आप को कि इतने ज्यादा तुम एफिशिएंट हो कि तुम लोग आंखें बंद करके नई चीजें देख रहे हो कि मैकेनिकली होने लग जाती हैं। लेकिन ग्राफ में तुम लोगों ने समहाउ जो डेटा होता है उसको थोड़ा सा इंटरनलाइज करना होता है। ये बहुत कम टाइम लेता है इंटरनलाइज करना डेटा, ये सिर्फ 5 to 10 seconds लेता है मैक्सिमम। Are changes standing from point to point or is there a big jump somewhere? किस तरह तुम्हारा ट्रेंड्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं जो तुमने देखनी होती हैं। आउटलायर्स का क्या मतलब होता है? एक ट्रेंड है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स थी वो राइस ये है, और ये है $10 million की, ये है $15 million, ये है $5 million, तो इस तरह का तुम्हारे पास है, यानी कि इतना जो है रेवेन्यू हुआ। और ये जो था तुम्हारी एक्सपोर्ट थी, राइस थी। उसके बाद अगर तुम लोग यहाँ पे आते हो तो उसके बाद तुम्हें कॉटन की एक्सपोर्ट जो है वो तुम्हारी यहाँ पे चलेगी $100 million में। तो तुमने देखना होता है यार कि इतनी ज्यादा कोई चीज चेंज हो रही है तो वो कौन सी चीज है। अगेन को हम लोग आउटलायर्स कहते हैं, टेक्निकली इनका एक नाम होता है। अगर नहीं भी पता कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने देखना होता है और जनरल ट्रेंड्स किस तरह जा रहे हैं। अगर ये वाला ग्राफ है, ये डिफरेंट ग्राफ है एज कम्पेयर टू ये वाला ग्राफ, जहाँ पे चीजें जो हैं वो इंक्रीज हो रही है स्टेडली, और फिर जाके इधर तुम्हारी बराबर ही नहीं इंक्रीज, उतनी रही, उसके बाद हल्की सी डिक्रीज हुई और फिर तुम्हारी फिर से इंक्रीज होगी। ओके, इस तरह के जो जनरल ट्रेंड्स होते हैं वो तुमने नोट करने होते हैं कि ये है भी क्या चीज और किस तरह ट्रेंड तुम्हारा चेंज हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ्स जो होते हैं वो तुम्हारे बार ग्राफ्स होते हैं, जिनको हम लोग थोड़ा सा भी देख लेते हैं। टेक्निकली क्वेश्चन इसका किस तरह का आता है कि तुम्हारी कोई अंडरलाइन पोर्शन हो जाएगा, जैसा यहाँ अंडरलाइन पोर्शन है, ठीक है, ये तुम्हारा अंडरलाइन पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका तुम लोग अब आंसर खुद ही दोगे। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज दी गई है, उसकी कोई एग्जाम्पल है, उसमें तुम्हारे पास डेटा आ गया, और तुमने ये देखना होता है कि यहाँ पे ना फिर तुम्हारा, जैसा यहाँ पे वन था, मैं क्वेश्चन की तरफ ही चला जाता हूँ। अगर तुम लोग यहाँ पे देखते हो कि क्वेश्चन इसका टिपिकली इस तरह का नॉर्मली आता है कि विच चॉइस ऑफर्स एन एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा, यू हैव टू इंटरप्रेट द डेटा इन द ग्राफ। और जो ये चीज है ये तुम्हारी नॉर्मली चेंज नहीं हो रही थी, ये तुम्हारा दे दिया गया और तुम्हारी कौन सी आंसर चॉइस जो है वो इसको डिस्क्राइब कर रही है। ये तुम्हारा ईयर है, तुम्हारी जॉब्स हैं वो कितनी है, ये 0,000 है, ये 5,000 है, 10,000 है, 15,000 है, ये जो है ये तुम्हारा। अच्छा, ये अब ये जो ग्राफ होता है ना, ये तुम्हारा स्केल के तहत बनाया गया होता है। तुम लोगों ने देखा होगा कि ज्योमेट्री की जो फिगर्स होती है ना मैथ्स में, वो तुम लोगों ने देखा होगा कि वो स्केल पे तुम लोग उसमें जब तक गिवन ना हो ये दो लाइनों को मैं प्रिंटेड नहीं कर सकता कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो तुम्हारी डायग्राम्स होती हैं ये स्केल पे ड्रॉ होती हैं। अब तुम लोग देखो जो आंसर चॉइस ए है वो उसके कोई चांस है कि ये हो सकती है आंसर चॉइस ए। यहाँ पे अगर तुम लोग देखते हो ग्राफ को तो कोई भी क्वांटिटी ऐसी नहीं है कि दो क्वांटिटीज का, किसी भी दो क्वांटिटीज का रिलेशनशिप जो है ना वो तुम्हारा 3 टाइम्स वाला रिलेशनशिप नहीं है। तो ए जो है वो तुम्हें ये कह रहे हैं कि ट्रिपल बिटवीन 2002 एंड 2015, 2002 और सॉरी 2014, किसी भी दो आंसर चॉइसेस का रिलेशनशिप जो है वो 3 टाइम्स वाला है ही नहीं, तो ये नहीं हो सकती। The number of biotechnology jobs in all sectors increased between 2002 and 2015. Increase throughout होती रही, नहीं मैं देख रहा हूँ जनरल ट्रेंड, यहाँ तक इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हुई। इसकी वजह से ये जो आंसर चॉइस है ये इनकरेक्ट होगी, बी भी नहीं हो सकता। आफ्टर 2006, 2006 कहाँ पे है, ये है बेसिकली, ठीक है। इसकी ना तुम लोग प्री फेजिंग भी कर सकते हो। प्री फेजिंग क्या होती है कि बेसिकली किस तरह चीजें इंक्रीज हो रही है, किस तरह चीजें डिक्रीज हो रही है, तुमने जनरल ट्रेंड देखना होता है। आफ्टर 2006 द नंबर ऑफ रिसर्च एंड लेबोरेटरी जॉब्स increase during every 2 year period, increase। ये बेसिकली अगर मैं 2006 आफ्टर 2006 के बाद जो है हर 2 साल के पीरियड के बाद 2 साल का गैप है, द नंबर ऑफ रिसर्च इन लेबोरेटरी जॉब्स इंक्रीज ड्यूरिंग एवरी 2 पीरियड। तो 2006 के बाद इंक्रीज हो रही है कि 2006 के बाद एक दफा डिक्रीज हो रही है, क्या हो रहा है। अराउंड 15,000 मोर रिसर्च इन लेबोरेटरी जॉब्स existed in 2014। अराउंड 15,000 मोर 2014 और 2012 का रिलेशन, 2002 का रिलेशनशिप किया है तकरीबन यहाँ पे तुम्हारा है 17, और जो 2014 है वहाँ पे तुम्हारा है तकरीबन 33 34 है। अराउंड 15,000 मोर, ये गैप जो 15,000 का है
ये टेस्ट जो होता है ये तुम्हारा नर्व्स का टेस्ट होता है। इसमें तुम लोगों को ट्रिक्स होती हैं और ट्रैप्स जो हैं ये टेस्ट लेके आता है कि तुम्हें ना ट्रैप करने की कोशिश करेगा। 2006 के बाद सी ये बेसिकली कह रहा है अली तुम्हें समझ आया कि ये गलत क्यों था और तुमने बेसिकली क्या गलती की थी, तुमने क्या चीज़ ओवरलुक कर दी, ठीक है? इन चीज़ों के लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा, अब बेसिकली यही है टोटल इसका जो सिचुएशन है। अब यहाँ पे देख लो अगर इस तरह का एक और डेटा है, नॉर्मली इसका क्वेश्चन इस तरह का ही आता है, विच चॉइस ऑफर्स एन एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा प्रेजेंटेड, और इसके वजह से तुमने इसको जनरली एक देखना होता है कि डेटा है किस तरह का। वाटर कंजम्पशन है टू यूनिवर्सिटी ऑफ, ये वाटर कंजम्पशन इसका मतलब है कि कोई जगह है कैंपसेस, टू यूनिवर्सिटी ऑफ कैंपसेस में, ठीक है? इसमें तुम्हारा वाटर कंजम्पशन है क्या? ये जो चीज़ है ये हेल्थ एंड साइंस कैंपस के बारे में बता रहा है। ए कैंपस है, दूसरा कैंपस जो है वो पार्क कैंपस है। बस इसको तुम लोग रीड करो। यहाँ पे जो वाटर कंजम्पशन थी वो ज़्यादा थी कि यहाँ पे ज़्यादा थी? यहाँ पे ऑफ कोर्स ज़्यादा थी, यहाँ पे भी ज़्यादा थी, यहाँ पे भी ज़्यादा थी, यहाँ पे भी ज़्यादा थी, यहाँ पे ज़्यादा। ये है कौन सा कैंपस? ये यूनिवर्सिटी पार्क कैंपस है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हमेशा ज़्यादा ही रही है, ठीक है? और जो नॉर्मली नॉर्मली जनरल ट्रेंड इस तरह का है कि इस साल तो बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसका जो है वो जो दूसरा कैंपस है तुम्हारा, जो कि हेल्थ एंड साइंसेस वाला कैंपस है, उसमें कंजम्पशन थ्रू आउट बहुत ही कम इंक्रीज अगर हुई भी है तो बहुत ही कम इंक्रीज हुई है, और यहाँ पे तो बिल्कुल चेंज भी नहीं हुई। यहाँ पे हल्की सी चेंज हुई, यहाँ पे फिर से चेंज नहीं हुई। और ये तुम्हारा एक और ग्राफ होता है जो कि स्टैट ग्राफ होता है। इसमें भी तुम्हें ये बार ग्राफ की एक वेरिएशन है कि यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारी एक चीज़ है, फिर तुम्हारी यहाँ से लेके यहाँ तक है, फिर तुम्हारी यहाँ से लेके यहाँ तक है, और इसमें कुछ और है नहीं। फ्रैंकली ये थ्योरी जो है इसको पढ़ने का इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं तुम्हारा। इसको तुम लोग खुद करना, अगर ना समझ आए तो फिर मुझसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेना ग्रुप में ही। अगला क्या है कि अब तुम्हारे ना देखो, ये ये तो भाई तुम्हारे टिपिकल ग्राफ्स होते हैं, ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किए, बार ग्राफ और उसकी जो वेरिएशंस होती हैं, हिस्टोग्राफ्स और ये सारी चीज़ें। लेकिन तुम्हारा कोई एक यूजर डिफाइंड ग्राफ भी आ सकता है, वो ग्राफ जो कि किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? देखो ना, अब मैं कुछ भी ग्राफ बना सकता हूँ जो कि नॉट टिपिकल ग्राफ हो। किस तरीके से? कि मैं कहता हूँ कि ये एक चीज़ है। ये जो अगर पूरा 100% रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये जो चीज़ है ये इतना इतना, मैं कुछ इसको डिफाइन कर सकता हूँ। इस तरह का ग्राफ तुम्हारा आ सकता है। इसमें भी एग्ज़ैम अगेन इसके जो प्रिंसिपल है इसको अप्रोच करने की जो स्ट्रैटेजी है वो तुम्हारी वही रहेगी। इसका मतलब ये, अगर इसको मैं देखूँ तो इसमें हो क्या रहा है, जनरल इसका आइडिया लूँ कि तुम्हारी जो हेल्प डेस्क है वो, अगर हायरार्की की बात हो रही है तो, अगर बंदों की बात हो रही है तो वही बंदे जो कि हेल्प डेस्क में कम बंदे होंगे। लेकिन जो बंदा हेल्प डेस्क में काम कर रहा है वो सर्विस डेस्क में भी काम कर रहा है, और जो सर्विस डेस्क में काम कर रहा है वो कंज्यूमर सपोर्ट में भी, कस्टमर सपोर्ट में भी काम कर रहा है, और स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट में भी वो काम कर रहे हैं। लेकिन स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इसमें काम नहीं कर रहे। कुछ जनरल आइडिया मुझे हो जाएगा मैं देखने के बाद, ठीक है? उसके बाद अब इसको रीड करो और आंसर अगर हम लोग देते हैं, डिसिप्लिन फॉर मैनेजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, discipline for managing information technology system. What is that system, or what is that discipline? Information technology service management is centered on the client's need. This approach stands in contrast to the technology-centered approaches that often leave clients confused and frustrated. As the graph indicates, okay, as the graph indicates, ये तुम्हारा ग्राफ किस चीज के बारे में है? A help desk provides large scale structure while strategy management, customer support, a service desk plays secondary roles. अब exactly यहाँ पे क्या हो रहा है इसको थोड़ा सा देखो। नुआंसेस सिर्फ नहीं डी, अच्छा ए आंसर हो सकता है कि डी आंसर है, दो आंसर्स आए मुझे। ए जो है वो क्या कह रहे हैं कि एज द ग्राफ इंडिकेट्स अ हेल्प डेस्क प्रोवाइड्स लार्ज स्केल स्ट्रक्चर। अच्छा, हेल्प डेस्क जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं लार्ज स्केल स्ट्रक्चर। लार्ज स्केल का मतलब ये क्या होता है? स्केल का मतलब क्या होता है? ये कितने लोगों को, अगर मैं कहूँ ना कि मैं पाकिस्तान को भी हम लोग एसएटी पढ़ाते हैं और इंडिया में भी पढ़ाते हैं और हम लोग अमेरिका में भी पढ़ाते हैं, इसका मतलब है कि हमारा जो फुट प्रिंट है ना वो इंक्रीज्ड है। फुट प्रिंट किसका इंक्रीज्ड है? हेल्प डेस्क प्रोवाइड्स लार्ज स्केल स्ट्रक्चर, या फिर स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट एंड कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड्स लार्ज स्केल स्ट्रक्चर? कौन सा जो है वो लार्ज स्केल स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे गाइस? अरीब खास तौर पे। अरीब, जी सर। बेसिकली किसको क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो है लार्ज स्केल स्ट्रक्चर जो है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है?
स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रहा है, लार्ज स्केल स्ट्रक्चर, या फिर तुम्हारा हेल्प डेस्क प्रोवाइड कर रहा है? स्ट्रेटजी मैनेजमेंट किस तरीके से? जो स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट है ना, वो देखो, अगर अगर फर्ज करो कि 1000 बंदे को ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस, तो स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट जो है ना, वो तकरीबन तकरीबन 800 बंदों को देख रही होगी या फिर 1000 बंदों को देख रही होगी। कस्टमर सर्विस जो है, अगर स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट 1000 बंदों को देख रही है, तो कस्टमर सपोर्ट जो है वो 800 बंदों को देख रही है। सर्विस डेस्क जो है वो 600 बंदों को देख रहा है, और हेल्प डेस्क जो है वो 400 बंदों को देख रहा है। ये इसमें एक प्रॉब्लम है क्या गाइस? एग्जैक्टली अरीब, क्या मसला हुआ था? मैं इसे डिस्कस करो। दिन नहीं कितने रह गए तुम्हारे? सर, अरीब, इसका आंसर डी है। डी, डबल कंफर्म, डी इज द आंसर। अरीब, क्या मसला क्या हुआ था? तुमने बिल्कुल इसका ऑपोजिट आंसर दिया, इवन दो कि मैंने तुम्हें काफी गेसेस भी दिए थे। अपना थॉट प्रोसेस शेयर करो मुझसे कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो सर यानी इस तरह बना हुआ है कि हेल्प डेस्क है तो सर्विस डेस्क के अंदर भी वो है, कस्टमर सपोर्ट के अंदर भी वो है, जो सर्विस स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट वाला जो सर्कल है उसके अंदर भी वो है। तो मुझे ये लगा था कि उसको सब में ही हेल्प डेस्क वाली जो लोग हैं वो होंगे, तो इसलिए कंफ्यूज हुआ। हम्म। अच्छा, अब अगर तुम लोगों को कभी भी कंफ्यूजन हो ना, जैसा रीत ने अच्छा किया कि अपनी कंफ्यूजन बताइए, तुम लोग ना ये जो ग्राफ से रिलेटेड डेटा है ना, ये किसी पैराग्राफ में होगा, उस पैराग्राफ को कंप्लीटली रीड करो। अगर तुम उसको कंप्लीटली रीड करते हो तो यहाँ पे गिवन है कि अ डिसिप्लिन फॉर मैनेजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम। व्हाट इज द डिसिप्लिन? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस मैनेजमेंट, ITSM, इज सेंटर्ड ऑन द क्लाइंट्स नीड। तो जो क्लाइंट्स की जो नीड है, वो कौन बेसिकली सबसे ज्यादा नीड्स जो है वो पूरी कर रहा है? This approach stands in contrast to the technology-centered approach that often leaves clients confused and frustrated. As the graph indicates, a help desk provides large-scale structure, या फिर जो strategy management है वो large-scale structure को provide. Strategy management and customer support provides large-scale structure, while service and help desk plays secondary role.